बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ अदिल महबूब, आई एम लेक्चरर इन कंप्यूटर साइंस। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज में जो MCQs हैं और जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि किस MCQ का क्या आंसर है और थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन भी करूँगा। लेकिन आज का लेक्चर जो है वो उन तमाम कॉन्सेप्ट्स पर बेस करेगा जो कि हमने इस पूरे चैप्टर में कॉन्सेप्ट्स लिए हुए हैं, क्योंकि MCQ उसी के मुताबिक होते हैं ना। और फिर क्वेश्चन आंसर्स में आपको बताऊँगा कि किस क्वेश्चन का आपने क्या आंसर लिखना है और क्या याद करना है। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, आपको याद है कि लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज में से फिल इन द ब्लैंक्स की थी। आज के लेक्चर में हमने इसके MCQs देखने हैं और आंसर क्वेश्चंस देखने हैं। ध्यान से समझिएगा क्योंकि MCQs बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि MCQ जो बोर्ड में आते हैं कंप्यूटर साइंस के पेपर में, उसमें से चंद MCQs जो हैं वो एक्सरसाइज से ही आ जाते हैं। इसलिए इनको अच्छी तरह से आपने समझना है और ये वही वाले कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि हमने चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ लिए हुए हैं। तो इसलिए वो कॉन्सेप्ट्स होंगे तो फिर ही इन MCQs की और आंसर क्वेश्चंस की आपको समझ आएगी। जब मैं आपको आंसर क्वेश्चंस करवाऊंगा तो उसमें मैं आपको बता दूंगा कि आपने इनका आंसर किस तरह से लिखना है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक्सरसाइज जो है 7C है और इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट MCQ ये है कि एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए, कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। ए ऑप्शन है सिस्टम यूटिलिटी, बी ऑप्शन है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सी ऑप्शन है सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड डी ऑप्शन है सॉफ्टवेयर पैकेज। अब देखें सिस्टम यूटिलिटी क्या होती है। हमने पढ़ा था कि यूटिलिटी प्रोग्राम जो होता है वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो हमारे कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम्स और छोटे छोटे जो हार्डवेयर होते हैं उनको मैनेज या कंट्रोल करते हैं, उनकी सेटिंग्स के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरह से हमारे पास जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है बी ऑप्शन में, ये तो ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसका हार्डवेयर के पार्ट से ताल्लुक नहीं होता, यानी ये हार्डवेयर के पार्ट्स को कंट्रोल या मैनेज नहीं करता। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाया जाता है, जबकि ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है क्योंकि ये हार्डवेयर को मैनेज या कंट्रोल कर रहा होता है। सो जो सी ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है। डी ऑप्शन में उसने सॉफ्टवेयर पैकेज लिखा हुआ है, तो पैकेज सॉफ्टवेयर जो बेसिकली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की टाइप है, इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो सी इज द राइट आंसर, सिस्टम सॉफ्टवेयर। सो ये लाइन बनेगी कि एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर। सो द राइट आंसर इज सी ऑप्शन। नंबर 2, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डेल, ये शॉर्टकट की वो पूछ रहा है आपसे कि इस शॉर्टकट की से क्या एक्शन परफॉर्म होता है। तो ए ऑप्शन है एन इनवैलिड की कम्बिनेशन, यानी ये की कम्बिनेशन इनवैलिड है, ऐसी कोई शॉर्टकट की नहीं है। बी ऑप्शन है रिकॉग्नाइज्ड बाय विंडोज ओनली, ये विंडो रिकॉग्नाइज करती है सिर्फ इसको। सी ऑप्शन है यूज टू क्लोज द एक्टिव विंडो, जो भी विंडो एक्टिव हुई है सामने उसको क्लोज करने के लिए इस्तेमाल होता है। एंड डी ऑप्शन है बोथ बी एंड सी। तो याद रखिएगा कि ये ऐसी शॉर्टकट की है जिसको हमारी विंडो ही रिकॉग्नाइज कर सकती है, कोई दूसरा सॉफ्टवेयर या कोई दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम इसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, हमारी विंडो रिकॉग्नाइज करेगी। जो सामने विंडो के अंदर जो भी सामने इंटरफेस ओपन है उस इंटरफेस पे डिपेंड करेगा कि इस शॉर्टकट की से क्या एक्शन परफॉर्म होना है। तो ये सिर्फ और सिर्फ विंडो रिकॉग्नाइज करती है। सो द राइट ऑप्शन इज बी, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डेल इज रिकॉग्नाइज्ड बाय विंडोज ओनली। ये बोर्ड का MCQ है। नंबर 3, एज कंपेयर टू कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम अ GUI ऑपरेटिंग सिस्टम इज, यानी वो कह रहा है कि अगर हम CLI से कंपेयर करें यानी कमांड लाइन इंटरफेस से कंपेयर करें तो जो GUI ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं वो क्या होते हैं। ए ऑप्शन है मोर एफिशिएंट, बी ऑप्शन है ईजियर टू यूज, सी ऑप्शन है मोर रिलायबल एंड डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। अब देखें ए ऑप्शन में लिखा हुआ है मोर एफिशिएंट, यानी ज़्यादा उसकी निस्बत ज़्यादा फास्ट है। ईजियर टू यूज़, इस्तेमाल करना आसान है, ये बात तो वैसे ठीक है कि इसको इस्तेमाल करना आसान है। सी ऑप्शन है मोर रिलायबल, ज़्यादा रिलायबल है, ज़्यादा काबिल एतमाद है। और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दी अबव। सो द राइट आंसर इज ईजियर टू यूज़। आपको याद होगा जब हमने CLI और GUI का डिफरेंस पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि GUI जो है वो सिर्फ और सिर्फ ईज़ के अतबार से और मल्टीटास्किंग के अतबार से CLI की निस्बत बेहतर है, बस। इसके अलावा बाकी तमाम जो हमने कैटेगरीज पढ़ी थी, जो तमाम हमने ऑप्शंस पढ़ी थी, वो CLI की बेटर थी। नेक्स्ट है नंबर 4, द मैक्सिमम नंबर ऑफ प्राइमरी पार्टीशंस दैट कैन बी क्रिएटेड ऑन अ डिस्क इज। एक डिस्क के ऊपर मैक्सिमम प्राइमरी पार्टीशंस कितनी बनाई जा सकती हैं। आपको याद होगा इस टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि एक बेसिक डिस्क के ऊपर प्राइमरी पार्टीशंस जो हैं वो हम
4 बना सकते हैं, या कई ऐसे डिस्क होते हैं जिन पे 3 बनती हैं, लेकिन 4 मैक्सिमम 4 तो बनाई जा सकती है ना। तो द राइट आंसर इज सी ऑप्शन 4। नंबर 5, विंडोज़ एक्सप्लोरर इज़ यूज्ड टू। विंडोज़ एक्सप्लोरर किस लिए इस्तेमाल होता है? एक्सेस द इंटरनेट। क्या इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए इस्तेमाल होता है, यानी क्या इंटरनेट को यूज़ करने के लिए इस्तेमाल होता है? बी ऑप्शन, एक्सप्लोर सिस्टम रिसोर्सेज। सिस्टम के जो रिसोर्सेज हैं, जो सिस्टम के साथ अटैच डिवाइसेज हैं, क्या उनको एक्सप्लोर करने के लिए इस्तेमाल होता है? सी ऑप्शन है, परफॉर्म मेंटेनेंस ऑन द हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क की मेंटेनेंस के लिए इस्तेमाल होता है। और डी ऑप्शन है, नेविगेट फाइल्स एंड फोल्डर्स ऑन द कंप्यूटर। कंप्यूटर में फाइल्स और फोल्डर्स के दरमियान स्विच करने के लिए इस्तेमाल होती है, यानी एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर, दूसरे फोल्डर से तीसरे फोल्डर, और एक फाइल से दूसरी फाइल में स्विच करने के लिए। नेविगेट का मतलब होता है स्विच करना, चेंज करना, एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में चले जाना। ये पूछ रहा है कि विंडोज़ एक्सप्लोरर क्या इसी मकसद के लिए इस्तेमाल होता है? सो द राइट आंसर इज डी ऑप्शन। ऑब्वियसली हमने पढ़ा था कि जो विंडोज़ एक्सप्लोरर है ये डायरेक्टरी ब्राउज़र है और फाइल मैनेजर है फॉर विंडोज़। विंडो में हम इसके ज़रिए से एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर तक बासानी पहुंच सकते हैं जस्ट 1 क्लिक पे। आपको याद होगा कि हमने पढ़ा था कि लेफ़्ट साइड पे हमें ऑप्शंस नज़र आती हैं, हमें तमाम फोल्डर्स, फाइल्स और ड्राइव्स नज़र आती हैं। हम जिस फोल्डर या फाइल पर क्लिक करते हैं, राइट साइड पे वो जो राइट पैन है उसमें वो चीज़ ओपन हो जाती है। तो ये जो लेफ़्ट साइड पे आपको लिस्ट नज़र आती है बेसिकली विंडोज़ एक्सप्लोरर है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ डी ऑप्शन। अब ये 5 MCQs ही थे इसके अंदर। अब आता है हमारे पास नंबर 4, यानी क्वेश्चन नंबर 4। अब हमने आंसर क्वेश्चंस करने हैं और इसमें मैं आपको ये गाइड कर दूंगा कि आपने इन क्वेश्चंस को किस तरह से अटेम्प्ट करना है। नंबर 4 है, डिफाइन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डिस्कस देयर टाइप्स। ऑपरेटिंग सिस्टम की तारीफ करें और इसकी टाइप्स के बारे में लिखें। याद रखिएगा, आपकी बुक में जो ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप्स लिखी हुई हैं वो इंटरफेसेस के अतबार से लिखी हुई हैं और किसी हवाले से नहीं लिखी हुई। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप्स और भी होती हैं उनकी वर्किंग के लिहाज से, कंप्यूटर्स के लिहाज से, कि किस तरह के कंप्यूटर पे किस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है। लेकिन चूंकि हमारी बुक में, यहाँ फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस की बुक में, उसने इंटरफेसेस के अतबार से कैटेगरीज बताई हैं, CLI और GUI। तो आपने पहले ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन लिखनी होगी कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ सिस्टम सॉफ्टवेयर which is used to control or manage the entire computer system and it provide an environment in which other programs can be executed efficiently। और फिर आपने इसकी टाइप्स लिखनी है कि there are 2 types of operating systems according to the interface। Number 1 is CLI operating system, command line interface, and number 2 is GUI operating system, यानी graphical user interface। फिर आपने graphical user interface और command line interface के बारे में लिखना होगा, तो ये इसका आंसर होगा। Number 5, give a comparison between command line operating system and graphical user interface। यानी CLI और GUI में आपने डिफरेंस लिखना है, कंपैरिजन लिखना है। तो आपकी बुक में सेकंड पेज पे हमने पढ़ा था, उसने एक टेबल बना के CLI और GUI का डिफरेंस लिखा हुआ है, जिसमें ईज़ के अतबार से उसने बताया कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम बेटर है, मल्टीटास्किंग के अतबार से बताया कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम बेटर है, स्पीड के अतबार से बताया कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम बेटर है, CLI या GUI, स्क्रिप्टिंग के अतबार से बताया, कंट्रोल के अतबार से बताया। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो इसमें आपने यही वाला आंसर लिखना होगा। चाहे तो आप टेबल बना के कर लें, चाहे आपकी मर्ज़ी है पहले ईज़ की हेडिंग दें और CLI की हेडिंग दे के CLI के बारे में लिखें, फिर GUI के बारे में लिखें। तो इस तरह से भी ये क्वेश्चन अटैम्प्ट किया जा सकता है। और याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बोर्ड में आ चुका है लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे, लाहौर बोर्ड में। क्वेश्चन नंबर 6, डिस्कस डिफरेंट फीचर्स ऑफ विंडोज़ 2000 ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है और विंडोज़ 2000 जो है हमारे पास, उसके फीचर्स यहाँ पर आपने बताने हैं। याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि आपकी बुक में उसने रेफरेंस दिया हुआ है विंडोज़ 2000 का, लेकिन आज तक जितनी भी विंडोज़ के वर्जन्स हैं उन सब में ये फीचर्स मौजूद हैं। मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, प्लग एंड प्ले और नेटवर्किंग। ये 5 फीचर्स हैं जो विंडोज़ के तमाम वर्जन्स में आपको मिलेंगे। तो आपने ये 5 फीचर्स लिखने हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन में और इनको एक्सप्लेन भी करना है। रेफरेंस उसने चूंकि मांगा है विंडोज़ 2000 का, तो आपने जब भी विंडोज़ का नाम लिखना है उसमें, इस आंसर में, तो विंडोज़ 2000 आपने लिख देना है। नेक्स्ट है नंबर 7, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर आपके पास 3 उसने टॉपिक्स लिखे हुए हैं और वो कहते हैं इन पे शॉर्ट नोट लिखना है। बेसिकली इन तीनों के बारे में आपने शॉर्ट आंसर लिखना है। डिस्क मैनेजमेंट यूटिलिटी क्या होती है, विंडोज़ एक्सप्लोरर किसे कहते हैं, प्रिंट क्यू किसे कहते हैं। तो ये हम पढ़ चुके हैं डिस्क मैनेजमेंट यूटिलिटी के बारे में कि हमारे कंप्यूटर में जो लगी हुई हार्ड डिस्क है
उसको मैनेज करने के लिए हमारे पास एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस मिलता है, जिसमें हम उसको मुकम्मल तौर पे उसके स्टैटिस्टिक्स देख सकते हैं। हम देख सकते हैं कि इसमें कितनी स्पेस अवेलेबल है, किस ड्राइव में कितनी स्पेस अवेलेबल है, कितनी पार्टीशंस हैं, कितनी टोटल स्पेस है, कितनी रिमेनिंग स्पेस मौजूद है उसमें, ये सारी चीज़ें हम इसमें देख सकते हैं। विंडोज़ एक्सप्लोरर, जैसा कि मैंने आपको अभी लास्ट MCQ में भी बताया, जो 5th MCQ था, कि विंडोज़ एक्सप्लोरर एक्ट्स एज अ फाइल मैनेजर एंड डायरेक्टरी ब्राउज़र फॉर विंडोज़। और विंडोज़ एक्सप्लोरर के बारे में भी काफ़ी डिटेल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। चूँकि यहाँ पर टॉपिक्स को डिस्कस करना मुनासिब नहीं है, इसलिए मैंने आपको बता दी कि इसमें आपने लिखना किस तरह से है। प्रिंट क्यू क्या होता है कि जब हम अपने प्रिंटर को जॉब्स सेंड करते हैं, जॉब से मुराद डॉक्यूमेंट्स उसको सेंड करने के लिए देते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स, तो इसे कहते हैं प्रिंट जॉब। ये प्रिंटर की जॉब है, तो वो उसका क्यू लगा देता है, उसकी एक कतार लग जाती है, एक लाइन वाइज वो उसको प्रिंट करता है 1 by 1 करके, इसे प्रिंट क्यू कहते हैं। बाद में हम उस क्यू को चेंज भी कर सकते हैं, वो मैंने तरीका आपको प्रैक्टिकली करवाया हुआ है। नंबर 8, व्हाट डू यू मीन बाय प्लग एंड प्ले? डज विंडोज 2000 प्रोवाइड दिस फीचर? प्लग एंड प्ले से क्या मुराद है? क्या विंडो 2000 इस फीचर को प्रोवाइड करता है? जी बिल्कुल, विंडो के तमाम वर्जन्स जो हैं वो इस फीचर को प्रोवाइड करते हैं। उनके अंदर ये कंपैटिबिलिटी है कि वो प्लग एंड प्ले का फीचर हमें प्रोवाइड करें। प्लग एंड प्ले का मतलब ये है कि जब भी हम कोई डिवाइस या कोई भी लाइक USB है या माउस है, कोई कीबोर्ड है, किसी भी तरह की डिवाइस, जब भी हम कंप्यूटर की पोर्ट के साथ उसको अटैच करेंगे, इसे कहते हैं प्लग करना। जैसे ही हम प्लग करेंगे तो प्लग करते साथ ही वो हमारी विंडोज़ उसका ड्राइवर सर्च करेगी, उसका ड्राइवर इंस्टॉल करेगी अगर मौजूद है कंप्यूटर में तो, और फिर उसको प्ले कर देगी उस डिवाइस को। लाइक आपने इसका तजर्बा किया होगा कि जब आप USB अपने कंप्यूटर के साथ या लैपटॉप के साथ अटैच करते हैं तो USB अटैच करने के बाद वो उसका ड्राइवर सर्च करता है। आप 5 से 6 सेकंड या मैक्सिमम 10 सेकंड आप उसका वेट करते हैं, उसके बाद वो आपको वो चीज़ ओपन करके, यानी USB ऑटोमेटिकली ओपन करके दिखा देता है। USB में जो कुछ मौजूद है वो फोल्डर ओपन होकर आपके सामने आ जाएगा, आप उसको हाथ भी नहीं लगाते तो वो उसको ओपन करके दिखा देता है। इसे कहते हैं कि आपने प्लग किया तो उसने प्ले कर दिया। इसी तरह से अगर आप CD या DVD इंसर्ट करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली उसको प्ले कर देता है। अगर उसके अंदर कोई मूवी मौजूद है तो वो ऑटोमेटिकली उसको प्ले कर देता है। तो ये प्लग एंड प्ले। लेकिन याद रखिएगा कि इसके बावजूद अगर हमारे कंप्यूटर में कुछ ड्राइवर्स नहीं हैं तो वो हमें ऑब्वियसली करने पड़ेंगे, विंडो फिर इसको रिकगनाइज़ नहीं करता। तो विंडो 2000 जो है वो इसका ये वाला फीचर बिल्कुल है और ये प्रोवाइड करता है। नंबर 9, डिफाइन पार्टीशनिंग। पार्टीशनिंग किसे कहते हैं? ऑब्वियसली पार्टीशन का मतलब क्या होता है? तकसीम करना, डिवाइड कर देना पार्ट्स में। तो हमारी जो डिस्क ड्राइव होती है, जैसे हार्ड डिस्क है, इसको हम पार्टीशंस में डिवाइड करते हैं, इसे पार्टीशन कहते हैं। ब्रीफली डिस्क्राइब प्राइमरी एंड एक्सटेंडेड पार्टीशनिंग। और प्राइमरी और एक्सटेंडेड पार्टीशन के बारे में आपने लिखना है। डियर स्टूडेंट्स, ये वाला क्वेश्चन जो है इसमें प्राइमरी और एक्सटेंडेड पार्टीशन की डेफिनेशन बोर्ड के वाले से अहम है। आपको पता होना चाहिए कि प्राइमरी पार्टीशन और एक्सटेंडेड पार्टीशन क्या होती है। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, फिल इन द ब्लैंक्स में भी हमने पढ़ा, और इससे रिलेटेड MCQ भी था कि मैक्सिमम कितनी प्राइमरी पार्टीशन हो सकती हैं डिस्क पे, तो उसका 4 आंसर हमने पढ़ा था। प्राइमरी पार्टीशन वो होती है जो सिस्टम यूज़ करता है, हमारा कंप्यूटर यूज़ करता है, यानी इस पार्टीशन में, इस ड्राइव में हमारा जो भी डाटा पड़ा है, जो फाइल्स पड़ी हैं, उनको हम यूज़ नहीं करते, हमारा CPU यूज़ कर रहा होता है। इसके अलावा जितनी पार्टीशंस होती हैं वो एक्सटेंडेड पार्टीशंस होती हैं, यानी प्राइमरी के अलावा जितनी पार्टीशंस हैं वो एक्सटेंडेड पार्टीशंस हैं। एक बेसिक डिस्क के ऊपर हम मैक्सिमम 4 या 3 प्राइमरी पार्टीशंस बना सकते हैं, और बाकी जो होंगी वो एक्सटेंडेड पार्टीशंस होंगी। और एक्सटेंडेड पार्टीशन बनाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि उस डिस्क के ऊपर प्राइमरी पार्टीशन बनी हो, तो आपकी मर्ज़ी है आप एक्सटेंडेड पार्टीशन बनाएं या ना बनाएं, और आपकी मर्ज़ी है आप प्राइमरी बनाएं या ना बनाएं। आपकी उस डिस्क के ऊपर एक्सटेंडेड पार्टीशन जो है वो बनाई जा सकती है और मल्टीपल बनाई जा सकती हैं। तो याद रखिएगा कि ये पार्टीशन वाला क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है और बोर्ड में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट क्वेश्चन हमारे पास, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग। यहाँ पर उसने 3 पॉइंट्स बनाए हुए हैं और तीनों पॉइंट्स में उसने डिफरेंस पूछा हुआ है दो चीज़ों का। नंबर 1 पे है मल्टीटास्किंग एंड मल्टी प्रोसेसिंग। मैंने आपको स्टूडेंट्स याद होगा जब ये टॉपिक पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि स्टूडेंट्स अक्सर इसमें गलती कर देते हैं, मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोसेसिंग को एक ही समझ के जब पेपर में मल्टी प्रोसेसिंग आता है तो मल्टीटास्किंग लिखाते हैं। तो इसमें फ़र्क है, मल्टी प्रोसेसिंग और चीज़ है, मल्टीटास्किंग और चीज़ है। मल्टीटास्किंग का मतलब है एक टाइम पे एक से ज़्यादा एक्शंस, टास्क परफॉर्म करना कंप्यूटर में, और मल्टी प्रोसेसिंग का क्या मतलब है कि एक से ज़्यादा प्रोसेसर अगर कंप्यूटर में लगे हो तो विंडो उसको मैनेज करना जाने, विंडो को पता हो, हमारी जो विंडो 2000 है उसको पता है, उसके बाद जितने भी विंडो के वर्जन्स हैं उन सब के अंदर ये एबिलिटी है कि मल्टीपल प्रोसेसर से काम ले सके।
इसे मल्टी प्रोसेसिंग कहते हैं। नंबर 2 पे है फाइल मैनेजमेंट एंड डिस्क मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट और डिस्क मैनेजमेंट से क्या मुराद है? फाइल मैनेजमेंट से मुराद है कि हमने फाइल को जब ओपन करना होता है तो हमारे पास मल्टीपल सॉफ्टवेयर होते हैं, उस फाइल को ओपन करने के मल्टीपल प्रोग्राम्स होते हैं, हम उन प्रोग्राम्स को यूज़ करते हुए उस फाइल को ओपन करते हैं। जबकि डिस्क मैनेजमेंट में हमने पढ़ा हुआ है, अभी ऊपर भी टॉपिक था डिस्क मैनेजमेंट का, तो उसमें हमने ये पढ़ा है कि हम अपनी डिस्क को यानी हार्ड डिस्क को हार्डवेयर के अंदर जो स्टोरेज है उसको किस तरह से यूज़ करते हैं, किस तरह से उसको उसकी पार्टीशंस बना लेते हैं और किस तरह से उसको चेक कर सकते हैं कि कितनी उसके अंदर स्टोरेज स्पेस है या नहीं। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। नंबर 3 पे है सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम एंड मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। डियर स्टूडेंट्स, आपके कोर्स में मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम का तो जिक्र है, सिंगल यूज़र का नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ, नाम से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको एक ही यूज़र इस्तेमाल कर सकता है, एक से ज़्यादा यूज़र्स यूज़ नहीं कर सकते, एक से ज़्यादा बंदे इंडिविजुअल्स इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। जबकि मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम वो होता है जिसको एक टाइम पे या डिफरेंट टाइम्स में दो या दो से ज़्यादा यानी मल्टीपल यूज़र्स, मल्टीपल इंडिविजुअल्स, पर्सनस यूज़ कर सकते हैं। तो ये इनमें डिफरेंस है। लेकिन जो विंडोज़ है वो एक मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडो को मल्टीपल यूज़र्स एक टाइम पे भी और डिफरेंट टाइम्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आपके क्वेश्चंस यहाँ तक कंप्लीट होते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में फिल इन द ब्लैंक्स की थी और आज के लेक्चर में हमने MCQs और क्वेश्चन आंसर जो हैं वो डिस्कस किए हैं। इनमें क्वेश्चन नंबर 4 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक क्वेश्चंस हमने पढ़े हैं। बुक की नंबरिंग के अकॉर्डिंगली आपको मैं बता रहा हूँ। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने देखा कि MCQs जो हैं उनको मैंने एक्सप्लेन किया और आपको समझा दिया। इसके अलावा जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो भी मैंने आपको बता दिए कि किस तरह से आपने याद करने और उसमें क्या मेंशन करना है। तो ये सारे जो क्वेश्चंस थे वो सब बेस करते हैं उन प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स के ऊपर जो हमने पढ़े हुए हैं। तो बुक्स एक दफ़ा ज़रूर रीड कीजिएगा और इनको याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर में आ सकते हैं और आए भी हुए। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।